हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था पादप रोग विज्ञान की शब्दावली और आज हम पढ़ेंगे कवक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कवक एक यूकेरियोटिक कोशिका होती है। कवक एक यूकेरियोटिक कोशिका होती है जो क्लोरोफिल रहित बीजाणुधारी एक कोशिकीय या बहुत कोशिकीय शाखित तंतुमय सूक्ष्मजीव है। कवक यूकेरियोटिक कोशिका होती है। इसकी परिभाषा लिखने का तरीका, कवक यूकेरियोटिक कोशिका होती है जो क्लोरोफिल रहित होती हैं। अक्सर अपन ने देखा ही है कि कोशिका कवक होती है जो एक सफ़ेद होती है। तो क्लोरोफिल क्या काम करता है? क्लोरोफिल पौधों में करता है काम कि वो है हरा रंग प्रदान करने का कार्य करता है। तो अगर वो सफ़ेद है तो क्लोरोफिल उसमें नहीं होगा। तो अपन आसानी से लिख सकते हैं कि क्लोरोफिल रहित होती है। बीजाणुधारी कि मतलब वो एक संगठन में रहती है। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों में से एक हो सकती है। शाखित और तंतु में उसके छोटे छोटे तंतु निकले होते हैं। सूक्ष्म जीव है, ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म जीव है जिनकी कोशिका भित्ति। अब कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन या सेलुलोज की बनी होती है या दोनों की बनी होती है। ओके, कोशिका भित्ति काइटिन या सेलुलोज की बनी होती है या दोनों की बनी होती है। जीव कोशिका में, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ओनली पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है सूक्ष्म जीव। अब देखो ये आ गई कोशिका। कवक की परिभाषा देखें। सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा जिनमें कवकों या मशरूमों का अध्ययन किया जाता है कवक विज्ञान कहलाता है। ये कवक विज्ञान कहलाता है। कवक को क्या बोलते हैं? कवक विज्ञान को माइकोलॉजी बोलते हैं। और इसकी खोज किसने की? पीए माइकेली ने की। तो माइकेली के नाम से ही शायद माइकोलॉजी शब्द पड़ा होगा। तो कवक विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं माइकोलॉजी। और इसकी खोज किसने की? पीए माइकेली ने की थी, जिसको माइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। अब आगे है सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण में है सबसे पहले आवास, फिर है थैलस, फिर है पोषण, फिर है कोशिका भित्ति, फिर है जनन, फिर केंद्रीय स्थिति, फिर है जीवन चक्र। तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ और आपको दिखाई दे रहा होगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक में बता देती हूँ। आवास, जहाँ पे कवक रहती है। तो कवक परपोषी, मर्तजीवी या परजीवी जंतु है। परपोषी नहीं है, मर्तजीवी मतलब परपोषी पर रहती है। देखो परजीवी क्या होता है? जो किसी दूसरे से भोजन प्राप्त करता है। और दूसरा किससे भोजन प्राप्त करता है? परपोषी से। तो कवक एक सहजीवी में का उदाहरण हो जाएगा लाइकेन। परजीवी या मर्तजीवी होती है। तो आवास हो गया इसका। अब है थैलस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। जड़, तना, पत्ती में अविभेदित संरचना को थैलस कहते हैं। कवक में न तो जड़ होती है, न तना होता है, न पत्ती होती है। तो वो अविभेदित संरचना हो गई, तो इसलिए उसको थैलस कहते हैं। तो और आगे है, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट इतना खास नहीं है, फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए अब आगे है पोषण। पोषण क्या होता है? कवक एक परपोषी व अवशोषी होते हैं तथा इनमें अंतर्ग्रहण बहुत ही कम होता है। पोषण मतलब कहाँ परपोषी होते हैं ये और अवशोषी होते हैं। कोशिका भित्ति ऊपर हमने देखा ही था, सेलुलोज या काइटिन की बनी होती है कोशिका भित्ति। पर अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, परंतु उमाइकोटा संघ के कवकों में ये मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। उमाइकोटा संघ के कवकों की तो हमेशा सेलुलोज की ही बनी होगी कोशिका भित्ति। जनन इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों विधियों द्वारा होता है। केंद्रीय स्थिति, कवक में यूकेरियोटिक कोशिका है तो ऑफकोर्स केंद्रक सुस्पष्ट दिखाई देगा।
प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें सुस्पष्ट केंद्रक दिखाई नहीं देता है, यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें सुस्पष्ट केंद्रक दिखाई देते हैं, जिसमें एस प्रकार के राइबोसोम होते हैं। तो इसमें केंद्रक सुविकसित दिखाई देगा, सुस्पष्ट और पटहीन कवकों में बहुकेंद्रीय दशा भी होती है। ओके, तो अब आगे इसमें एक केंद्रक, द्विकेंद्रक और बहुकेंद्रक तीनों दशा होगी। फिर जीवन चक्र, जीवन चक्र इनका सरल से जटिल तक होता है। ये बहुत आसान है याद करना। तो अब आगे है कवक जाल। देखो, कवक का थैलस अनेक पतली धागेनुमा नलिकाएं संरचनाओं से बनता है जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। धागे जैसी संरचना होती है उन्हें कवक तंतु कहते हैं। जब बहुत सारे कवक तंतु मिल जाते हैं तो वे एक जालनुमा संरचना का निर्माण करते हैं जिसे कवक जाल कहते हैं। ये कवक जाल पटहीन, पटयुक्त हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों तरह का हो सकता है। पटहीन कवक जाल जिसमें बहुत सारे केंद्रक उपस्थित हो तो ऐसा कवक जाल पटहीन तथा ऐसी अवस्था संकोशिकी कहलाती है, जैसे उमाइकोटा उमाइसिटीज है। उमाइकोटा में तो वो था कि जिसमें सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। ये देखिए बहुत सारे केंद्रक होते हैं ना, वो वाले। तो इसमें बहुत सारे केंद्रक है और ये पटहीन है, और इसमें मतलब एक में एक ही केंद्रक है, ये पटयुक्त है। अब आगे है, यदि कवक तंतु को आडी भित्तियाँ जो पट कहलाती हैं छोटी छोटी कोशिकाओं में खंडित करती है तो उसे पटयुक्त कवक तंतु कहते हैं, जो मैंने आपको दिखा दिए। ये वाली देखिए, यह है पटयुक्त कवक, जो होती है किसमें, एस्कोमाइसिटीज में होती है और बेसिडियोमाइसिटीज में होती है। ये कवक की जातियाँ हैं, जो एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज या उमाइसिटीज वर्ग है कवक के। कवक कोशिका। अब आगे हम कवक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सुविकसित केंद्रक होता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। जो कोशिका भित्ति होती है, इसमें कोशिका झिल्ली होती है, इसमें कोशिका द्रव्य भी होता है, इसमें कोशिकांग में कौन कौन से कोशिकांग होंगे, केंद्रक, केंद्रिका, सुप्त कणिका, अंतर्द्रव्य जालिका, राइबोसोम, रस्थानिया, लाइसोसोम, पुट्टिकाएं, जालिकाएं इत्यादि उपस्थित होते हैं। परंतु जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें ओनली एक राइबोसोम पाया जाता है, और इसके अलावा और कोई भी वो नहीं पाया जाता, कोशिका नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ओनली एक राइबोसोम कोशिकांग ही पाया जाता है। यूकैरियोटिक में ये सभी कोशिकांग पाए जाते हैं जो भी मैंने बोले थे। और ये देखो, रासायनिक रूप से कवक कोशिका में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड्स होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल किसे बोलते हैं, डीएनए और आरएनए को, दोनों को न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं, उपस्थित होते हैं। एस प्रकार का होता है, ये मैंने बता दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया में 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। ओके, आगे है राइबोसोम प्रोटीन एवं आरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं, यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन एवं आरएनए के बने होते हैं, और प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। कवक कोशिका में ग्लाइकोजन वसा एवं तेल भोज्य पदार्थ के रूप में संचित रहते हैं। ये देखिए, ये है कवक कोशिका का चित्र, जिसमें देखिए ये यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है। ये देखिए 3 माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कितने भी हो सकते हैं कोशिकांग, कितने, एक कोशिका में कितने भी कोशिकांग हो सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक कोशिका है तो उसमें एक ही कोशिकांग होगा, कितने भी कोशिकांग हो सकते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होते हैं एक कोशिका में। लिपिड्स, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, केंद्रिका, रिक्तिका, राइबोसोम, ग्लाइकोजन, कोशिका द्रव्य, अंतर्द्रव्य जालिका। ओके, देख लीजिए ध्यान से इसे। अब आगे हम चलते हैं। अब आगे है कोशिकाओं के पोषण की विधियाँ।
ये देखिए कोशिकाओं के पोषण की विधियाँ। कोशिकाओं के पोषण की विधियाँ, तो प्राणहरित न होने की वजह से ये अपना भोजन खुद तो बना नहीं सकती, इसलिए दूसरों पर निर्भर होती हैं। तो दूसरों पर निर्भर होने की वजह से इनको देखिए इनमें बांटा गया है। देखिए ये रही कोशिका में पोषण, तो इसको ऐसे बांटा गया है परजीवी, मरजीवी और सहजीवी। परजीवी में अविकल्पी परजीवी होता है, विकल्पी परजीवी होता है और विकल्पी मर्तजीवी होता है। और ये देखिए सहजीवी में लाइकेन और माइकोराइजा होता है। तो ये देखिए पहले होता है परजीवी। परजीवी क्या होता है? जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है वो परजीवी होता है। परजीवी 3 प्रकार के बताए अब इसमें। परजीवी 3 प्रकार के कौन कौन से? अविकल्पी परजीवी, विकल्पी परजीवी, विकल्पी मर्तजीवी। अविकल्पी परजीवी जो अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल जीवित जीवों से ही भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें अविकल्पी परजीवी कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा एल्ब्यूको कवक। एक एग्जाम्पल तो जरूर याद रखेगा, एल्ब्यूका आएगा, एरिसाइफी आएगा। विकल्पी परजीवी मर्तजीवी, अब दूसरे नंबर पे विकल्पी मर्तजीवी। ऐसे कवक जो वास्तव में परजीवी होते हैं परंतु आवश्यकता पड़ने पर मर्तजीवी की भांति अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। मतलब वैसे तो वो जीवित जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन कोई अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि उन्हें मर्तजीवी से भी भोजन प्राप्त करना पड़े तो वो कर सकते हैं, वो विकल्प है उनके लिए मर्तजीवी। तो और ये है विकल्पी परजीवी। विकल्पी परजीवी असल में तो ये मर्तजीवी होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर या संकट के समय पर जीवित जीवों से भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो विकल्पी मर्तजीवी जो एक जीवित है, जीवित जीवों से भोजन प्राप्त होता है, लेकिन परिस्थिति ऐसी होने पे कि मर्तजीवी से भोजन प्राप्त कर सकता है। और विकल्पी परजीवी में कि ऐसी परिस्थिति आ जाए कि वो परजीवी मतलब जीवित जीवों से भी भोजन प्राप्त कर सके। अब आगे है लाइकेन एंड माइकोराइजा। मर्तजीवी क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं मर्तजीवी। वे कवक जो केवल मृत कार्बनिक पदार्थों से ही भोजन प्राप्त करते हैं। मृत पदार्थों से भोजन लेना और सहजीवी मिलजुल कर जीवन यापन करना। बाकी है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन कवक और शैवाल। कवक और शैवाल, शैवाल को आजकल साइनोबैक्टर भी बोला जा रहा है, साइनोबैक्टीरिया। तो घबराइएगा मत, शैवाल आ जाए और उसकी जगह साइनोबैक्टीरिया आ जाए तो साइनोबैक्टीरिया और शैवाल एक ही चीज़ है। कवक और साइनोबैक्टीरिया के सहजीवन को लाइकेन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? अब इसमें ये दोनों साथ साथ जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे पे ये निर्भर होते हैं। कैसे? देखिए जो कवक है वो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करती है और जो शैवाल है उसमें क्लोरोफिल होने की वजह से वह प्रकाश संश्लेषण या भोजन बनाते हैं। तो कवक शैवाल को कार्बनिक पदार्थ देती हैं और जो शैवाल होते हैं वो कवक को वो दे देते हैं, भोजन दे देते हैं। तो और दूसरे नंबर पे है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है? माइकोराइजा की खोज किसने की थी? सबसे पहले फ्रैंक ने की थी और इसको शब्द दिया था माइक्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जो शब्द माइक्स तथा राइजा से मिलकर बना हो। इसकी खोज की थी फ्रैंक ने और 1885 में की थी। और जो ये शब्द है वो माइक्स और राइजा से मिलकर बना है। कवक एवं उच्च पादपों के जड़ों में सहजीवन को माइकोराइजा कहते हैं। कवक और पादपों की जड़ों में यह सहजीवन होता है। इस सहजीवन में देखो कवक तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, वही कार्बनिक मतलब कार्बोहाइड्रेट बना रहा है उसमें भी और इसमें भी कार्बोहाइड्रेट बनाता है और मिलती है। जबकि पादपों को फास्फोरस और नाइट्रोजन उपलब्ध करवाने के लिए सूखा एवं रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। कवक करते हैं ये काम। उदाहरण के लिए हो जाएगा ग्लोमस कवक का संबंध पाइन्स से। अब आगे हैं कवकों का वर्गीकरण। कवकों का वर्गीकरण, ये देखिए 1 नंबर के क्वेश्चन में कवकों का वर्गीकरण हो जाएगा। उसमें होगा कवकों का वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है और जिन्होंने कवकों को वनस्पति विज्ञान में रखा है। फिर उसके बाद में 1969 में व्हिटेस
व्हाइटेकर ने जीवित जीवों के लिए 5 जगत वर्गीकरण बनाया था, जिसमें कवक को फंजाई जगत में रखा गया। फिर पीए सरकाडे आए। उन्होंने कवक जाल को पट्टीयुक्त, पट्टीहीन और लैगिंग चरण के आधार पर वर्गीकृत किया। ये देखिए इनका वर्गीकरण। अब आगे देखिए आधुनिक युग में त्वरित उच्च परिणाम देने वाले उपकरण। तो इसमें इतना कुछ खास नहीं है। ये देखिए ये है यहाँ पे कि 16 एसआरएनए 3 डोमेन, मतलब कि जो बॉयज और उनके सहयोगियों ने है ना, उन्होंने तीन वो बनाए थे वर्ग। उनमें आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया में विभक्त किया। कवकों को उन्होंने 3 जगत में विभक्त किया था। अब आगे देखिए, ये देख लीजिए। अब आगे हैं, ये देखिए यहाँ पे पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले कवक बताए गए हैं इसमें। और ये ऊपर देखिए, इसे क्रिक एवं सहयोगियों ने कवकों का वर्गीकरण कौन सी पुस्तक में लिखा? एशवर्थ एंड बिरविस्वीज डिक्शनरी ऑफ फंजाई नामक पुस्तक में कवकों का वर्गीकरण लिखा। अब आगे हैं रोग उत्पन्न करने वाले कवक। कौन कौन से? एल्विगो, स्क्लेरोस्पोरा, फाइटोथोरा, क्लेविसेप्स। ये जो कवक है जो रोग पौधों में उत्पन्न करते हैं, पिक्सीनिया, एरिसाइपी, अस्टिलागो, फ्यूजेरियम, सर्कोस्पोरा, कोलेस्ट्रोकाइन, राइजोक्टोनिया आदि। और ये देखिए जो बेकरी, कुछ लाभदायक कवक है जिनमें है बेकरी एवं शराब में सेकेरोमाइसीज एक कोशिकीय इष्ट, जिसे इष्ट भी कहते हैं, का काम में लिया जाता है, जो एवं उच्च प्रोटीन हेतु खाद्य मशरूम का भी खाने के लिए काम में लिया जाता है, जो एक प्रकार की कवक है जैसे बटन मशरूम। इसी तरह जो टाइकोड्रमा होता है उसे एक मित्र फफूंद कहा जाता है, जिसे पेड़ पौधों में दवाई के रूप में काम में लिया जाता है, वैक्सीन के रूप में। तो ठीक है, आज हो गया पूरा। हम कल पढ़ेंगे जीवाणु के बारे में हम कल पढ़ेंगे। और अगर आपको पादप रोग विज्ञान की शब्दावली या उनका परिचय का अध्ययन करना है तो आप हमारा इससे पहले जो वीडियो बनाया था डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, तो वो देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा वीडियो लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।